नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? क्या होता है जब आप आईने में खुद को देखते हैं और वो सूरज की रोशनी पानी पर गिरकर क्यों चमकती है? तो दोस्तों इन सब का जवाब है प्रकाश और परावर्तन में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में प्रकाश और परावर्तन के पीछे का विज्ञान। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यकीन ना हो तो आप ये देख लो, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। यह हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। जैसे ये देखो, नहीं दिखा? लो प्रकाश से देखो। देखा आपने, बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख सकते, ना रंग और ना ही आकृति। अब आते हैं असली जादू पर, और वह है परावर्तन। दोस्तों जब प्रकाश किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराता है और वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम से होकर यह आता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही कारण है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो खुद को देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश आपकी ओर से जाकर आईने से टकराता है और फिर हमारी आंखों में वापस आता है। दोस्तों परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण, जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये चिकना सतह क्या है आपका, एक दर्पण मान लीजिए। क्या है चिकना सतह, क्या है दर्पण, ठीक है। इस दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आपतित होती हैं, आपतित का मतलब होती है आती हैं, जिस बिंदु पर आती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु से प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं जिस माध्यम से होकर यह आती हैं। तो पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम आपका क्या है, चमकीली सतह है, जैसे होगा दर्पण, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं परावर्तन में, एक माध्यम से जब चलती हैं तो चमकीली सतह यानी आपतन बिंदु पर जिस बिंदु से केंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर आपतित होती हैं उसी बिंदु से पुनः टकराकर उसी माध्यम में चली जाती हैं। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ा, किसके लंबवत, इस चमकीली सतह के लंबवत खड़ा लंब, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अभिलंब। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि ये है आपतित किरण, आपतित, ये है आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु। तो परावर्तन का पहला नियम यह होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं, आपतित किरण जो होती है और परावर्तित किरण जो होती है, आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ा अभिलंब जो होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंबवत खड़ा, लंबवत खड़ा अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण जो होती है अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आई से इसे लिखते हैं। और परावर्तित होने के बाद अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, आर से इसे लिखते हैं। तो दूसरा नियम यह है कि परावर्तित जो आपतित किरण जो होती है अभिलंब से जितना कोण बनाता है, परावर्तित होने के बाद वही किरण अभिलंब से उतना ही कोण बनाता है। कहने का मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाते हैं बराबर बनाते हैं, यानी आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, ठीक है। ये है दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, आपतित परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर लंबवत खड़ा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जान गए क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसे
परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। ये जो दोनों जो होते हैं वे क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये होता है परावर्तन के नियम। अब दोस्तों परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे किसी चिकनी सतह पर साफ सुथरा का प्रतिबिंब बनना, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसे किसी खुरदरी सतह पर प्रतिबिंब नहीं बनता है लेकिन रोशनी जो होती है चारों तरफ फैल जाती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। परावर्तन दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह होता है, जैसे आप दर्पण में देख सकते हो, पानी की सतह पर देख सकते हो, चमकीली टेबल कार पर देख सकते हो, यहाँ तक कि हमारी जो आंखें होती हैं, आंखें भी ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाकर हमें चीज़ों को दिखाती हैं। अब दोस्तों आते हैं दर्पण और उसके प्रकार। परावर्तन का जो मुख्य टॉपिक होता है वह है दर्पण। अब आइए देखते हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं दर्पण जो होता है एक चमकीली या एक चमकदार समतल या घुमावदार सतह होता है जिससे प्रकाश परावर्तित होता है। सामान्यतः अगर दर्पण कांच का बना होता है जिसकी एक सतह पर पतली धातु की परत जैसे सिल्वर या फिर एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि प्रकाश को अच्छे से परावर्तित कर सके, तो इसे हम बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण मुख्य रूप से क्या होता है? एक चमकदार सतह होता है जो मुख्य रूप से कांच का बना होता है जिसके एक तरफ धातु चाहे एल्युमिनियम के हो चाहे फिर सिल्वर का क्या होता है परत चढ़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं दर्पण। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो तीन तरह से होते हैं दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर देखें तो दर्पण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण तीन तरह से होते हैं। एक होता है क्या? पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण की एक तरफ मुख्य रूप से क्या होता है? कांच का एक पतला सतह होता है जिसकी एक तरफ धातु एल्युमिनियम की चाहे फिर किसका सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कांच बोलते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु जो होता है उसे हम बोलते हैं ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे पी से लिखते हैं। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव से होकर जाने वाली एक्स एक्सिस के समानांतर ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो समतल दर्पण में ये होता है, समतल दर्पण होता है। अब देखिए समतल दर्पण से अभी कैसे प्रतिबिंब बनता है आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, अब देखो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक खोखले गोले के भाग होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर ये गोला है, जैसे ये क्या है? ठीक है, जैसे आपके पास क्या है? एक गोला, ये मान लीजिए ये क्या है? यह एक गोला है। इस गोले का कोई केंद्र होगा। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, इधर होगा। ठीक है, इस गोले का केंद्र होगा। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं? देखिए, अब देखिए अगर इस गोले को हमें ऐसे काट दे थोड़ा, ठीक है, काट दिए, तो उत्तल दर्पण होता है जिस खोखले गोले के धंसे हुए भाग पर धातु की परत चढ़ाई जाती है और उभरे हुए भाग पर प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कराई जाती है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे? ध्रुव। इसे हम लिखेंगे ध्रुव। और उसकी केंद्र किधर होगी? उत्तल दर्पण का केंद्र जो होगा, केंद्र क्या होगा? इधर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केंद्र।
और ध्रुव से केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, या फिर इसे आर से लिखते हैं, या फिर वक्रता के सॉरी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र से जो वक्रता खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। यानी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया ये। इसी प्रकार से अगर देखें ये होता है, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को थोड़ा इस साइड में बनाते हैं और इधर थोड़ा ऐसे था, ऐसे था। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जिस खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर धातु की परत चढ़ाई जाती है और धंसे हुए भाग पर क्या कराया जाता है, प्रकाश के परावर्तन कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं। और धंसे हुए भाग से प्रकाश परावर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का जो ये मध्य बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, इसे ध्रुव बोलेंगे। ये है अवतल दर्पण, ये है दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक है समतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। समतल, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं, एक खोखले गोले के भाग होते हैं। यानी जिस खोखले गोले के भाग पर धंसे हुए भाग से पालिश होती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब उभरे हुए, उत्तल माने क्या होता है, उभरे हुए भाग पर प्रकाश की क्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल माने होता है धंसे हुए भाग पर प्रकाश की अगर परावर्तन होता है, परावर्तन क्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उन्हें हमें जानना चाहिए। ठीक है, पहली शब्दावली ये है क्या, ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव क्या है, ध्रुव जो होता है दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दूसरी चीज कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या जो होती है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए समतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा और वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी वक्रता केंद्र ये क्या है, समतल है, प्लेन है, इसकी वक्रता केंद्र नहीं होगी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यानी ये जो प्लेन है कहीं पर कर्व नहीं लगी, तो ये क्या होगा, इसका जो वक्रता केंद्र नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और वक्रता जो केंद्र निर्धारित नहीं होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष ये होता है कि ध्रुव से होकर जाने वाली एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो एक्स एक्सिस के समानांतर ध्रुव से होकर गुजरती है, ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य एक्सिस। अब इसके बाद है फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए इसका फोकस बिंदु और फोकस दूरी जो होता है वो प्रकाश की किरणें डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें यदि दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु जो होता है, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए ये समानांतर, ये जो समतल दर्पण है, मान लीजिए कोई वस्तु अगर यहाँ पर है, ठीक है, यदि वस्तु यहाँ पर है तो इससे अगर प्रकाश की किरणें अगर ऐसी जाती हैं समानांतर तो फिर क्या हो जाएंगी, इसी पे पुनः क्या हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी तो पुनः टकराकर इसी मार्ग में वापस आ जाएंगी। तो इससे जो होगा ये मुख्य एक्सिस को कहीं पर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब काटेंगी नहीं तो इसका फोकस है, फोकस बिंदु ना होगा ना ही फोकस कोई दूरी होगी। ठीक है, इसीलिए समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है।
अब देखिए प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोकस बिंदु और फोकस दूरी। तो इसका क्या होगा, दर्पण का फोकस बिंदु नहीं होगा समतल दर्पण का, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु जो होगा, यदि प्रकाश की किरणें समानांतर इसके मुख्य एक्सिस के समानांतर होती हुई जब आती हैं तो परावर्तित होने के बाद, अब देखिए उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ये जब आएंगी तो इससे टकराएंगी और टकराने के बाद कैसे जाएंगी, इधर मुड़ जाएंगी, ठीक है। ये वाला किधर मुड़ जाएगा, इधर चला आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा, ये भी देखो मुख्य एक्सिस को काट नहीं रही है। लेकिन अगर इन प्रकाश परावर्तित किरणों को ऐसे बढ़ाया जाए सामने ऐसे, तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी, काटती हुई यहाँ पे प्रतीत होंगी। तो फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो इसका फोकस बिंदु क्या होगा, यहाँ पे देखो काटती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्सिस से ऐसे होकर के जा रही हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो फोकस बिंदु को कि मुख्य एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्सिस के समानांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु बोलते हैं। अब ये देखो इसका फोकस बिंदु ये हो गया, इसको हम एफ से लिखेंगे। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी, इसे हम कैपिटल एफ से लिखेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसे और फोकस बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जब इससे प्रकाश की किरणें मुख्य एक्सिस के समानांतर आएंगी, ठीक है, मुख्य एक्सिस के समानांतर आएंगी, तो ये जिस बिंदु पर क्या होगी, आपतित होंगी, ठीक है, आपतित होंगी। तो अगर यहाँ पे अभिलंब बनाओगे तो अभिलंब क्या होता है, दर्पण के लंबवत होता है, अभिलंबवत होगा। तो जितनी कोण पर अभिलंब से क्या होंगी, इंसिडेंट आएंगी, उतनी कोण पर क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी, ऐसे परावर्तित हो जाएंगी, ऐसे प्रकाश की किरणें इधर चली जाएंगी, ये वाला इधर चला जाएगा। तो जो होगा, अब देखो ये क्या है, ये है आपका अभिलंब, ये है अभिलंब। यहाँ पे अगर देखो तो अभिलंब क्या होगा, ऐसे होगा अभिलंब, ठीक है, ये है अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जितने कोण पर अभिलंब से आपतित होती हैं, अभिलंब से उतनी कोण पर आपतित हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो परावर्तित किधर होगा, इधर से आ रहा है, इधर ही होगा ना, तो यहाँ पे होगा। तो देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होगा क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। इसका फोकस बिंदु एफ इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। तो इसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी होती है। तो ये समझ गए आप, फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद आती हैं तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य एक्सिस को काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। जिस बिंदु पर काटेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। और फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी बोलते हैं। इतना तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब समझते हैं दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, किस के लिए हम चिन्ह पॉजिटिव लेंगे और किसके लिए नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि यदि आप निर्देशांक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यदि एक्स एक्सिस के दाहिने तरफ क्या है, ये है निर्देशांक, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु 0 0 से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक्स एक्सिस यदि दाहिने तरफ है, एक्स एक्सिस के दाहिने साइड में जाओगे तो क्या होगा, प्लस चिन्ह यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, प्लस साइड में। अगर मूल बिंदु से बाएं की तरफ जाते हो तो उसे लिखते हैं माइनस एक्स एक्सिस या माइनस साइन लिखते हैं, माइनस साइन के साथ। अगर नीचे जाते हो मूल बिंदु के उसे हम बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस, माइनस के साथ इसे लिखा जाता है। अब बताइए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है। अब देखिए यहाँ भी देखोगे तो ये जो मूल बिंदु होता है, दर्पण में मूल बिंदु जो होता है वह उसका ध्रुव होता है, ठीक है। तो ध्रुव क्या कहलाएगा, आपका मूल बिंदु होगा। तो मूल बिंदु क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव के अगर दाहिने साइड में फोकस दूरी उसका फोकस बिंदु बन रहा है तो वह क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगी। अगर ध्रुव से उसका फोकस बिंदु या फोकस दूरी बाएं साइड में बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगी क्या ऐसा होगा, धनात्मक होगा। फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दर्पण 3 तरह के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। दर्पण से संबंधित जो मुख्य शब्दावलियाँ थी, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ये सबको हमने समझा। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या भी समझा। और अब इसके बाद हम देखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका समतल दर्पण, ठीक है। ये है समतल दर्पण, ये है आपका ध्रुव और ये क्या है, मुख्य एक्सिस है, ठीक है। अब मुख्य एक्सिस पर एक वस्तु रखा हुआ है, तो अब वस्तु क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो इस वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मुख्य एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वस्तु u दूरी पर है, ठीक है। u दूरी पर हमने एक वस्तु रखा है। अब इस u दूरी पर जो वस्तु रखा है तो इससे प्रकाश की किरणें जाएंगी दर्पण पर, इससे प्रकाश की किरणें इधर जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो दर्पण क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुनः क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, ठीक है। पुनः अगर इसके समानांतर जा रहा है तो इसको कैसे परावर्तित करेगा, इसके अब देखो प्रकाश की किरणें इसके अगर मुख्य एक्सिस के समानांतर जाएंगी तो ये भी परावर्तित उसी दिशा में होंगी, ठीक है। क्योंकि इसका ये जो होता है, इसका जो फोकस बिंदु होता है ये समानांतरित होती है, तो इसका फोकस बिंदु ज्ञात नहीं होता। तो ये क्या होंगी, जितनी कोण पर जाएंगी, लंबवत जाएंगी, फिर क्या है इसका देखो अभिलंब अगर बनाओगे, इसका अभिलंब कैसे बनेगा, इसी इधर ही बनेगा ना। तो यदि प्रकाश की किरण लंबवत डालोगे तो प्रकाश परावर्तित होकर बाद पुनः उसी दिशा में लंबवत आएगा। तो ऐसे अगर जाएगा तो फिर इधर ही टकरा कर वापस आएगा। तो ये समतल दर्पण में होता है, ठीक है। अब देखिए अगर प्रकाश की किरणें ऐसे ध्रुव से होकर जाती हैं, ऐसे ध्रुव से होकर जाएंगी, तो देखो प्रकाश की किरणें यदि यहाँ पे ध्रुव से होकर जाती हैं, ठीक है, तो ध्रुव से होकर जाती हैं, तो ये ध्रुव से होकर जाएंगी तो फिर पुनः क्या हो जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस साइड में, ठीक है। इस साइड में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्सिस से होकर इधर से होकर जाती हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, फिर पुनः इधर से टकरा कर इधर लौट आएगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रकाश की किरणें इधर जा रही, समानांतर जा रही, फिर समानांतर आकर एक दूसरे को टकरा रही हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसी स्थान पर, मतलब दर्पण में इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब आपको बनता प्रतीत होगा। यानी u दूरी पर है तो प्रतिबिंब अगर v दूरी पर होगा तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ध्रुव से इस साइड में है, इसे माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस v माइनस u, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v के, u बराबर कितने हो जाएगा, v के। तो यानी दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कितने दूरी पर बनता है, जितने दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। कितना बड़ा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तित होकर के एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, ठीक है। यह है समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण से कुछ कंडीशन है। यदि दो दर्पण हैं उनको एक दूसरे को थीटा कोण पर रख दिया जाए, कितने कोण पर, दो दर्पण समतल हैं उनको अगर थीटा कोण पर रख दिया जाए, ठीक है, थीटा कोण पर रखें तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यदि देखो दो समतल दर्पण है, यदि थीटा का मान यहाँ पे हम कितना लेते हैं थीटा बराबर, यहाँ पे अगर 90 रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोनों दर्पण में, तो यहाँ से लिखेंगे 360 बटे 90, यहाँ पे बनेगा कितने, 4 प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ठीक है। यदि समतल दर्पण के सामने यदि आप v वेग से, कितने वेग से, v वेग से चल रहे हैं, समतल दर्पण के सामने यदि आप दर्पण की तरफ v वेग से चल रहे हो तो जो आपका प्रतिबिंब जो होगा वो कितनी स्पीड से आएगा, तो प्रतिबिंब की स्पीड जो होगी कितनी
स्पीड से आती हुई प्रतीत होगी आपको, ये होगा 2b से। ठीक है, तो यदि आप दर्पण के सामने 2v वेग से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब आपकी तरह 2 वेग से यानी 2 गुना वेग से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये होता है समतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, देखिए ये आपका है अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होती है, धातु की परत होती है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अब मान लीजिए इसके सामने यदि वस्तु कहाँ पे है, यदि अब इसके देखिए इसका फोकस बिंदु किधर होगा, यहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा, बाएं साइड में होगा। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये है फोकस बिंदु। ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है। अब देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो फोकस से दूरी होती है, एफ जो होता है, वह किसके बराबर होती है, वह जो होती है दो त्रिज्या की आधी होती है। फोकस बिंदु जो होता है, फोकस दूरी जो होती है, वो किसकी आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये देखो फोकस बिंदु जो होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये फोकस, ये है क्या है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी और क्या होती है, ये त्रिज्या में अनुपात रिलेशन होता है, वह क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होते हैं कई तरह से बनते हैं और कई कंडीशन में बनाए जाते हैं। आइए उन कंडीशनों को देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यानी बहुत दूर रखी है, जिससे प्रकाश की किरण क्या आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है, वह कहाँ पे बनेगा, वह फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, फोकस बिंदु पर। तो जैसे ये होता है दर्पण, ये होता है मुख्य एक्सिस, और मुख्य एक्सिस के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आप जानते हो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। तो यानी प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा, इस फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, कितना बड़े बनेगा, यह बिंदु सा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है पहला कंडीशन है। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत छोटा बनता है, बिंदु सा बनता है, और ऐसा बनता है वास्तविक बनता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु सा बनता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन यह है, यदि हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ये है अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यह अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पे बनेगा, अब देखिए इससे समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है, मुख्य एक्सिस से होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी, एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, अब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो फिर टकराने के बाद पुनः कहाँ से होकर जाएगा, फिर वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगा। तो यदि अब यहाँ से देखो प्रकाश की किरणें जो होगी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के एक दूसरे को फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच काट रही हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कितना बनेगा, ये यदि वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु का आधा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है, तीसरा कंडीशन ये है, यदि प्रकाश की किरणें, ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है, यदि वस्तु जो होता है, यदि वस्तु कहाँ पे रखा जाए, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पे बनेगा, वह जो होगा देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से टकरा के वापस पुनः किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर प्रकाश की किरणें देखो फोकस यहाँ से होकर जाती हैं, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, तो टकराने के बाद जो होगा कैसे निकल जाएगी, फिर समानांतर होकर जाएगी। ठीक है, यदि फोकस बिंदु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है प्रकाश की किरणें। अब देखो जब ये एक दूसरे को समानांतर हो जाएगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, इसके सामने जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यदि वस्तु जो होता है अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब जो होगा उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों वास्तविक बनेगा,
क्योंकि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में परावर्तित होने के बाद काट रही हैं। ठीक है, देखो प्रकाश की किरणें यहाँ पे गई, परावर्तित होके बाद आने के बाद ये वाले इधर से होकर गई। ठीक है, और इधर फोकस बिंदु से अगर हुई तो तब परावर्तित होने के बाद समानांतर होकर गई, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को काट रही है वास्तव में, इसलिए इसकी प्रकाश प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। चौथा जो कंडीशन होता है, यदि हम वस्तु को कैसे रखें, यदि हम वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ पे समानांतर होकर जाएगी प्रकाश की किरणें, तब फोकस बिंदु से होकर जाएगी। फिर यहाँ से देखो प्रकाश की किरणें फिर जो है यहाँ पे फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, फिर इसके समानांतर होगी, तो कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या होता है, पांचवा कंडीशन ये है, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसका, ये यहाँ से होकर समानांतर अगर जाएगी तो वापस से फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये भी अगर यहाँ से प्रकाश की किरण ले गई तो फिर परावर्तित होने के बाद इधर से होकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए जो प्रतिबिंब, ये जो होता है प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। ठीक है, तो जब काट नहीं रही हैं तो प्रतिबिंब आपको बनता नहीं दिखेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि जहाँ पे काटेंगी वहीं पर बनेगा, तो ये अनंत पर काटेंगी तो ये अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा, तो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, छठा कंडीशन है ये, छठा कंडीशन ये है कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु फोकस बिंदु एफ और ध्रुव के बीच रखा हुआ है, ठीक है, बीच में रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें ऐसे गई समानांतर। ठीक है, फिर समानांतर अगर जाएंगे तो फिर ऐसे फोकस बिंदु से होकर इधर जाएगा, और फिर ये जो होगा, अब अगर ध्रुव से जाएगा तो ध्रुव से होकर ध्रुव पे जाएगा, ध्रुव से होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के जा रही हैं, ये क्या होगा, फैल गई एक दूसरे से। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यदि इनको पीछे बढ़ाया जाए, ठीक है, पीछे बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब आपको बनता प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसे में अब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप में नहीं काट रही हैं, बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये होता है 6 कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का। ठीक है, तो हर कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक बन रहा था, लेकिन एक कंडीशन में कैसा हुआ है, आपका आभासी बना हुआ है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण का अगर उपयोग हम देखें तो इसका उपयोग जो होता है आप गाड़ी में करते हैं। ठीक है, जो टार्च बनता है उसको भी वहां पे भी किया जाता है, तो वहां पे टार्च में ये होता है जो अवतल दर्पण उसमें लगा होता है, जब प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं वो ध्रुव और फोकस के बीच होती हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच जब होती हैं तो वो परावर्तित होने के बाद फैल जाती हैं। ठीक है, इसलिए टार्च में जो प्रकाश की किरणें फैलता है वो फैलाने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग अगर देखें तो दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। जब प्रकाश की किरणें जो होता है, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसके सामने नजदीक आप अगर रखोगे तो फेस, तो आपका फेस जो होगा उसके फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच बने आपका फेस स्थित होगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की प्रतिबिंब बनेगा आभासित बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आपके जो चेहरे के जो बाल होते हैं अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डॉक्टर की इलाज के रूप में सर्जरी वगैरह में करते हैं, क्योंकि वहां पे जो है आपकी छोटी चीजें बड़ी होकर के दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इलाज करने में आपको सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का कंडीशन है। इसका उपयोग देख लीजिए, दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं, टार्च जो आप बारते हो वहां पे जो हेडलाइट होता है
जहाँ से आपकी रोशनी निकलती है वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है, इलाज के रूप में सर्जरी करते समय इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसका उपयोग कहाँ पे होता है। ये उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अगर उत्तल दर्पण आपको बनाए तो दर्पण इस तरह से बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, धसे हुए भाग पर क्या होती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम फिर सिल्वर की या फिर सिल्वर की, तो ये परत चढ़ाई जाती है और उभरे हुए भाग पर क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये जिस दर्पण का मध्य बिंदु है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ये है ध्रुव। ठीक है, अब दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, मान लीजिए यदि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो इससे प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, समानांतर आएंगी, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। ठीक है, तो ये देखो समानांतर आएंगी। अगर बहुत दूर पर वस्तु रखा है तो दर्पण के सामने जो प्रकाश की किरणें आएंगी समानांतर आएंगी मुख्य अक्ष के, तो अब मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो परावर्तित होने के बाद इस तरह से चली जाएंगी। ठीक है, परावर्तित होकर चली जाएंगी। ऐसी कंडीशन में अब देखो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी कहाँ पे बनेगा, आप जानते हो, समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य एक्सिस को जिस बिंदु पर काटती हैं परावर्तित होने के बाद या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसे फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए प्रकाश यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा उत्तल दर्पण द्वारा फोकस बिंदु पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बिंदु सा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को काट नहीं रही हैं बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। देखो परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें इधर चली गई, इधर चली गई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधी इधर होकर के जा रही हैं। ठीक है, तो इसे इसे बोलेंगे आभासी, मतलब यहाँ से होती हुई जाती प्रतीत होती है या फिर यहाँ से लगता है कि यहाँ से होकर के प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के जा रही है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब आपका बनेगा बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है, ये होता है पहला कंडीशन, यदि वस्तु को आप इसके सामने रखो, दर्पण के सामने रख दो, तो दर्पण के सामने अगर रखोगे तो दर्पण के सामने अगर रखोगे तो कैसा बनेगा, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु यहाँ पे कहीं पे रखते हो, यहाँ पे ध्रुव मान लीजिए, ध्रुव और इसके बीच रख रहे हो, ध्रुव और ध्रुव, तो ये ध्रुव है और इसका वक्रता केंद्र तो इधर होगा इस साइड में, तो इस मान लीजिए इस इधर रख रहे हैं, वस्तु के सामने ही रख रहे हैं, इधर प्रकाश की किरण होकर इधर जाएंगे और एक प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा परावर्तित होकर के इधर गई, ये इधर गई। ठीक है, और यहाँ से अगर देखोगे तो ध्रुव से प्रकाश की इधर जा रही हैं तो परावर्तित होने के बाद इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मुख्य एक्सिस है, मुख्य एक्सिस यहाँ पे आपका कैसा काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि मुख्य एक्सिस ध्रुव पर क्या होगी, मुख्य दर्पण के लंबवत होगा, यानी ये प्रकाश की किरण जितने कोण पर आएगी तो ध्रुव से उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा, ऐसे अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इसको आगे ऐसे बढ़ाओगे तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, तो वस्तु से देखो छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो इसलिए आप देखो ये परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें इधर चली गई और यहाँ से परावर्तित होने के बाद इधर चल गई। अब परावर्तित हो जाने वाली प्रकाश की किरणें आपको किस बिंदु पर काट रही हैं, ये तो काट नहीं रही है लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही है इधर पीछे, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बन रहा है और कैसा बन रहा है, और ये जो होता है वस्तु से छोटा बन रहा है। ये दो कंडीशन है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, इसलिए इसका जो उपयोग किया जाता है वाहनों के जो लाइट होते हैं, वाहन साइड दर्पण होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। जो जैसे गाड़ी हुआ, गाड़ी के बगल में जो शीशे लगे होते हैं वहां पर इसका प्रयोग होता है, क्योंकि जो वहां पे वस्तुएं होती हैं छोटी बनती हैं और इसलिए जो है उसमें ज्यादा वस्तुएं दिखाई देती हैं,
तो जैसे ही गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के पीछे तो आपको एक से अधिक गाड़ियां आती हुई प्रतीत होंगी जब वहां पे छोटा बनता। अगर बड़ा बनता तो एक ही गाड़ी पूरा शीशा भर लेता, ठीक है। तो वहां पे आपको एक ही गाड़ी दिखाई देता, इसीलिए पीछे जो है देखने के लिए हम गाड़ियों में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखते हैं दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र जो है वह है, पहला सूत्र होता है फोकस दूरी होता है दर्पण का, उसकी त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा सूत्र होता है फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v 1 प्लस 1/u। v क्या है, v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, u जो है दर्पण से ये क्या है, वस्तु की दूरी है। और तीसरा फार्मूला होता है दर्पण से संबंधित आवर्धन क्षमता जो होती है दर्पण की, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को एम से लिखते हैं। और आवर्धन क्षमता जो होती है प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई बटे वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई जो होती है यानी ओ, इसके अनुपात जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। यानी दर्पण का आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता है कि यह वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके हमें दिखा रहा है, इसे बोलते हैं आवर्धन क्षमता। और यही आवर्धन क्षमता जो होता है -v/u के बराबर होता है, यानी वस्तु से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है, लेकिन ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपसे इन सब का डेरिवेशन चाहते हैं कैसे ये फार्मूला आया है तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इतना वीडियो अगर आपको आया हो समझ में तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।